हेलो दोस्तों, मैं हूं सोनू गौतम और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल सिद्धार्थ क्वालिटी क्लासेस। इस वीडियो में हम क्लास 10 सामाजिक विज्ञान के पहले चैप्टर जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय का लेक्चर 2 हम रीड करेंगे। लेक्चर 1 हमने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया, अगर अभी तक उसे नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा। अपनी वीडियो को करते हैं शुरू। हमारा पहला हेडिंग है क्रांतियों का युग। क्रांतियों का युग 1830 से 1848 तक चला था। देखते हैं इसमें क्या है। प्रथम विद्रोह फ्रांस में जुलाई 1830 में हुआ, जिसमें पूर्व राजा को उदारवादियों ने उखाड़ फेंका। मतलब पहला विद्रोह जुलाई में हुआ था और सन 1830 में, जिसमें एक पूर्व राजा थे जिन्होंने उदारवादियों ने उखाड़ कर फेंक दिया, मतलब हटा दिया। इसकी जगह संवैधानिक राजतंत्र स्थापित किया गया, जिसका अध्यक्ष लुई फिलिप था। मतलब संविधान वाला राजतंत्र स्थापित किया गया और उसका अध्यक्ष लुई फिलिप को बनाया गया। हमारा अगला हेडिंग है यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। अब इसमें देखते हैं क्या है। इस पर टिप्पणी लिखने को आ सकती है या इसमें से एमसीक्यू भी बन सकते हैं आपके। देखते हैं क्या है। 15वीं सदी से यूनान ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। यूनानियों का आज़ादी के लिए संघर्ष 1821 से आरंभ हो गया। यहाँ सभी आपका एमसीक्यू बन सकता है कि यूनानियों का आज़ादी के लिए संघर्ष कब से आरंभ हुआ? 1821 से। यूनान में राष्ट्रवादी को यूनानियों के साथ यूरोप के अनेक लोगों का समर्थन मिला। कवियों और कलाकारों ने यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना बताकर प्रशंसा की और मुस्लिम साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष के लिए जनमत जुटाया। अंततः 1832 की कुस्तुनतुनिया की संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी। यहाँ से आपके कई एमसीक्यू बन सकते हैं, जैसे कि कुस्तुनतुनिया की संधि कब हुई? 1832 में। यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता किसने दी? कुस्तुनतुनिया संधि ने। यूनान स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? 1832 में। आपके इस प्रकार से कई एमसीक्यू पक्के हुए। आपका अगला हेडिंग है रोमानी कल्पना और राष्ट्रीय भावना। इसमें देखने इसमें हेडिंग है रोमानीवाद। इसमें क्या ये क्या था देखते हैं। ये एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन था जो एक खास तरह की राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता था। योहान गाडफ्री रोमानीवादी एक कवि थे। हम अब अगला पेज देखते हैं। अगले हमारा हेडिंग है भू कठिनाइयाँ और जन विद्रोह। इसमें देखते हैं 1830 का दशक यूरोप में कठिनाइयाँ लेकर आया। कठिनाई आई, उसके कुछ कारण भी थे। पहला था 19वीं सदी के पहले भाग में यूरोप की जनसंख्या में वृद्धि हुई। अगर वृद्धि होगी तो खाने पीने की कमी, नौकरी उसमें कमी आ गई तो कठिनाई वैसे बढ़ेंगी। तो दूसरा कारण था नौकरी ढूंढने वालों की तादाद उपलब्ध रोजगार से अधिक थी। तो इसका कुछ निष्कर्ष निकला। पहला निष्कर्ष था 1848 में खाने पीने की कमी और व्यापक बेरोजगारी से पेरिस के लोग सड़क पर उतर आए। तीसरा था लुई फिलिप को भागने पर मजबूर किया गया। तीसरा निष्कर्ष था 1845 में सिलेसिया में पुनकरों ने ठेकेदारों के खिलाफ विद्रोह कर दी। पुनकरों ने किस सन में ठेकेदारों के खिलाफ विद्रोह किया? 1845 में। एमसीक्यू बन सकता है आपका यहाँ से। आपका अगला हेडिंग है 1848 उदारवादियों की क्रांति। उदारवादियों की क्रांति 1848 में उन्होंने संविधानवाद की मांग को एकीकरण की मांग से जोड़ दिया। आपका अगला हेडिंग है फ्रैंकफर्ट संसद। इस पर टिप्पणी लिखने को आ सकती है। इसमें देखते क्या है। 18 मई 1848 को 831 निर्वाचित प्रतिनिधियों ने एक सजे धजे जुलूस में जाकर फ्रैंकफर्ट संसद में अपना स्थान ग्रहण किया। 1831 एक प्रतिनिधि चुने गए जिन्होंने फ्रैंकफर्ट संसद में अपना स्थान ग्रहण किया। उन्होंने जर्मन राष्ट्र के लिए एक संविधान का प्रारूप तैयार किया। जब प्रिसा के राजा फ्रेडरिक विलेम चतुर्थ को ताज पहनाने की पेशकश की तो उसने उसे अस्वीकार कर उन राजाओं का साथ दिया जो निर्वाचित सभा के विरोधी थे। अंत में सैनिकों को बुलाया गया और असेंबली भंग होने पर मजबूर हुई। आपका अगला हेडिंग है जर्मनी और इटली का निर्माण। पहले हम जर्मनी का निर्माण देखते हैं। इसमें क्या है। राष्ट्रवादी भावनाएं मध्यवर्गीय जर्मन लोगों में काफ़ी व्याप्त थीं। उन्होंने 1848 में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक निर्वाचित संसद द्वारा राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया था, मगर राष्ट्र निर्माण की यह उदारवादी पहल राजशाही और फौज की ताकत ने मिलकर दबा दी। प्रिसा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाल लिया। उसका प्रमुख मंत्री ऑटोमन बिस्मार्क इस प्रक्रिया का जनक था, जिसने प्रिसा की सेना और नौकरशाही की मदद ली।
7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से 3 युद्धों में प्रिसा की जीत हुई और एकीकरण प्रक्रिया पूरी हुई। जर्मनी 1871 में वर्साय में हुए समारोह में प्रिसा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। अब देखते हैं इटली का निर्माण। 19वीं सदी के मध्य इटली 7 राज्यों में बटा हुआ था। 1831 से 1848 तक क्रांतिकारी विद्रोह की असफलता से युद्ध के जरिए इतालवी मतलब इटली के राज्यों को जोड़ने की जिम्मेदारी सार्डिनिया पीटमोंट के शासक विक्टर एमेनुएल द्वितीय पर आ गई। अगला पॉइंट है मंत्री प्रमुख काउर, जिसने इटली के प्रदेशों को एकीकृत करने वाले आंदोलन का नेतृत्व किया, जिसने फ्रांस से सार्डिनिया पीटमोंट की एक चतुर कूटनीतिक संधि से सार्डिनिया पीटमोंट 1859 में ऑस्ट्रियाई बलों को हरा पाने में कामयाब हुआ। आपका अगला है और 1861 में इमैनुअल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित कर दिया गया। अब आपका अगला हेडिंग है ब्रिटेन की अजीब दास्तान मतलब ब्रिटेन का निर्माण। ब्रिटेन में अंग्रेज, वेल्स, स्कॉट जैसा ढेर सारा समाज रहता था। औद्योगिक क्रांति के बाद ब्रिटेन की आर्थिक शक्ति ज़्यादा बढ़ गई। कुछ साल बाद इसके अंदर आयरलैंड को भी जोड़ दिया गया, जिससे ब्रिटेन के एक नए राष्ट्र का निर्माण हुआ। इसके बाद इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के मध्य एक्ट ऑफ यूनियन 1787 यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन का गठन हुआ। ब्रिटेन का गठन किस एक्ट से हुआ? एक्ट ऑफ यूनियन से, जो कब लागू हुआ? 1760 में। किन किन के बीच? इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच। अब अगला हेडिंग है राष्ट्र की दृश्य कल्पना। फ्रांसीसी क्रांति के समय राष्ट्र को नारी वेश में प्रस्तुत किया जाता था, यानी नारी की छवि राष्ट्र का रूपक बन गई। अगला हेडिंग है मौर्यन। यह लोकप्रिय ईसाई नाम है, अतः फ्रांस ने अपने स्वतंत्रता के नारी प्रतीक को यही नाम दिया। इनके स्वतंत्रता व गणतंत्र के प्रतीक लाल टोपी, तिरंगा और कलगी थे। मौर्यन की प्रतिमाएं चौराहे और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर लगाई गई ताकि जनता को एकता के राष्ट्रीय प्रतीक की याद आती रहे। हमारा अगला हेडिंग है जर्मनी। यह जर्मन राष्ट्र की नारी रूपक थी। यह चाशुक अभिव्यक्तियों में वलुत वृक्ष के पत्तों का मुकुट पहनती थी, क्योंकि जर्मन में वलुत वीरता का प्रतीक है। आपका अगला हेडिंग है राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद। 1871 ईस्वी के बाद यूरोप में बाल्कन क्षेत्र गंभीर राष्ट्रवादी तनाव का क्षेत्र था और गंभीर राष्ट्रवादी तनाव क्षेत्र होने के उसके कुछ कारण भी हो सकते। पहला था इस क्षेत्र की अपनी भौगोलिक व जातीय भिन्नता थी। दूसरा कारण था तुर्कों और ईसाइयों के बीच मतभेद के कारण यहाँ हालात खराब हो गए। तीसरा कारण था जब इस्लाम राष्ट्रीय समूहों में स्वतंत्रता व राष्ट्रवाद का विकास हुआ तो तनाव की स्थिति और भी ज़्यादा बढ़ गई। अब इसका निष्कर्ष निकला इस क्षेत्र में कई युद्ध हुआ, अंततः प्रथम विश्व युद्ध हुआ। हमारा यहाँ चैप्टर ख़त्म होता है। हमने आज पहला चैप्टर फिनिश कर लिया। अगर आप दूसरे चैप्टर के भी इसी तरह के वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं आप अगली वीडियो में।